मैं डॉक्टर अनीता यादव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता से मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका काव्य तथा उनकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया। गुप्त जी राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित हैं। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए परिवर्तन के प्रति भी तीव्र उत्साह दिखाई देता है। गुप्त जी के काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। इतना ही नहीं, किसी विनम्र, विनयशील, सात्विक, स्वाभिमान की भावना से परिपूर्ण गांधीवादी व्यक्तित्व के दर्शन यदि हमें करने हो तो हमें मैथिली शरण गुप्त को जानना होगा। गुप्त जी जन की भावना के प्रतीक हैं और यह जन की भावना मानवता के तत्वों से युक्त है। जन की यह भावना सात्विकता से ओतप्रोत है। उनके साहित्य में कहीं भी उच्छृंखलता या वासना के दर्शन नहीं होते। वह उदात्त करुणा से परिपूर्ण है। भारती के अमर गायक साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्यों के प्रणेता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म बुंदेलखंड, चिरगांव, झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त का हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। घर के साहित्यिक वातावरण के कारण गुप्त जी में कविता के प्रति विशेष अभिरुचि जागृत हुई। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के निकट संपर्क में आने के बाद उनके काव्य जीवन को नई प्रेरणा मिली। द्विवेदी जी के आदेशानुसार गुप्त जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में भारत भारती नामक राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण काव्य ग्रंथ की रचना की। इसे उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि मिली। इसके पश्चात गुप्त जी देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषय पर काव्य रचना में लग गए। भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों पर साहित्य रचना के कारण वे राष्ट्रकवि कहलाए। साकेत महाकाव्य पर
हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया। आगरा और प्रयाग विश्वविद्यालय से गुप्त जी को डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को वे अपना जीवन दर्शक मानते थे। जो स्थान तुलसी के लिए महावीर हनुमान का है, वही स्थान गुप्त जी के लिए द्विवेदी जी का है। जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को गुप्त जी का देह अवसान हो गया। अब हम गुप्त जी की रचनाएं देखेंगे। गुप्त जी वर्तमान काल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। उनकी 40 मौलिक तथा 6 अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्य उपकारक में प्रकाशित हुई। उनकी जो प्रमुख या प्रसिद्ध काव्य रचनाएं जो है वो इस प्रकार है। भारत भारती, इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाएं भरी हैं। इस रचना के कारण ही वो राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। साकेत, मानस के पश्चात हिंदी में राम काव्य का दूसरा स्तंभ माथिली शरण गुप्तकृत साकेत ही है। यशोधरा, इसमें उपेक्षित यशोधरा के चरित्र को काव्य का आधार बनाया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिय, इनमें हिडिंबा, नहुष, दुर्योधन आदि के चरित्रों का पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त गुप्त जी की कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। पंचवटी, चंद्रहास, कुणाल गीत, सिद्धराज, मंगलघट, अनघ तथा मेघनाद वध। उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनध नाटक की रचना की। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार उनके अनुदित काव्य रहे हैं। अब हम गुप्त जी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। गुप्त जी बहुत ही भावुक हृदय कवि हैं। उन्होंने समाज की विविधता को अपने काव्य का आधार बनाया। कवि ने मानव के समग्र जीवन का चित्रण किया है और उसे भारतीय संस्कृति के अनुसार ही व्यक्त किया। काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम 2 पक्षों का अध्ययन करते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। यानी कि भाव पक्ष, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे रस योजना। गुप्त जी ने अपने काव्य में विविध रसों की छटा बिखराई है। यशोधरा, शकुंतला आदि श्रृंगार की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। साकेत में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग एवं वियोग का सुंदर समन्वय है। उर्मिला प्रिय के वियोग में आरती के समान जलती रहती है। जैसे मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। उर्मिला वेदना का
उत्सुकतापूर्ण आलिंगन करती है। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। हास्य मानव जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। गुप्त जी के काव्य में अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ पात्र अपने गंभीर स्वभाव को भूलकर परिहास में हो गए हैं। उर्मिला और शत्रुघ्न का परिहास दृष्टव्य है। गुप्त जी करुणा की धारा प्रवाहित करने में भी पूर्ण सफल हुए हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, यशोधरा, साकेत आदि में कारुणिक दृश्य सरलता से देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार भारत भारती, सिद्धराज तथा वक संहार में वीर रस का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे सब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गुप्त जी ने अपने काव्य में प्राय सभी रस का समावेश किया है। मार्मिक स्थलों की परख एवं कोमल प्रसंगों की उद्भावना। कवि ने कविता कामिनी को प्रभावमय बनाने के लिए अपने काव्य में ऐसे स्थलों का चयन किया है जो पाठक के मनोभाव को झंकृत कर देते हैं। साकेत में गुप्त जी ने चित्रकूट की राज्यसभा में कैकेयी द्वारा आत्म प्रताड़ना की उद्भावना की है। जैसे कैकेयी स्वयं कहती है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। तभी तो राम के साथ पूरी सभा उद्घोष करती है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये स्थल गुप्त जी की मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना क्षमता के प्रतीक ही हैं। प्रकृति चित्रण। गुप्त जी ने प्रकृति चित्रण की लगभग सभी शैलियाँ अपनाई हैं। उन्होंने उद्दीपन रूप में भी प्रकृति के विभिन्न चित्र खींचे हैं और स्वतंत्र रूप में भी। पंचवटी में प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण दर्शनीय है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में, पुलग प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हों तर भी मंद पवन के झोंकों से। बहुधा उनके काव्य में संध्या, प्रात, रजनी, सागर, ऋतु आदि का अलंकारिक चित्रण हुआ है। तो ये हमने अभी भाव पक्ष के अंतर्गत कुछ विशेषताएं देखी। अब हम कला पक्ष से संबंधित कुछ विशेषताएं देखेंगे। कला पक्ष। गुप्त जी के काव्य का कला पक्ष शैली, छंद आदि सब दृष्टियों से समृद्ध है। इनके काव्य में भावनाओं का विस्तार एवं विविधता ही नहीं अपितु अभिव्यक्ति का गांभीर्य भी है। भाषा की सहजता। गुप्त जी ने जिस समय हिंदी साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया उस समय खड़ी बोली ने काव्य भाषा का रूप ले लिया था। अतः गुप्त जी ने खड़ी बोली के सहज रूप को अपने काव्य का साधन
बनाया। उनकी भाषा सरल, सुसंगठित, प्रसाद तथा ओज गुण से युक्त है। गुप्त जी ने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। शैली की विविधता। गुप्त जी ने विविध शैलियों में काव्य रचना की है। साकेत, जयद्रथ, सिद्धराज में प्रबंधात्मक शैली है। हिंदू और गुरुकुल अलंकृत उपदेशात्मक शैली के उदाहरण हैं। पंचवटी भारत भारती में विवरणात्मक शैली तथा यशोधरा, कुणाल गीत, साकेत आदि काव्यों में नीति शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त चंद्रहास, यशोधरा, साकेत आदि में नाट्य शैली का प्रयोग भी कवि ने तन्मयता से किया है। अलंकार प्रियता। गुप्त जी ने प्राय सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, किंतु उन्हें सादृश्यमूलक अलंकार अधिक प्रिय है। यमक, श्लेष और रूपक अलंकारों के प्रयोग में उनकी पांडित्य प्रवृत्ति का प्रदर्शन हुआ है। छंदों का माधुर्य। गुप्त जी का काव्य छंदबद्ध है। उन्हें वार्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के छंद प्रिय हैं। उन्होंने वार्णिक छंदों में मालिनी, मंदाक्रांता, वसंतिलका, द्रुत विलंबित इत्यादि तथा मात्रिक छंदों में दोहा, सवैया, आर्या, ताटंक, मनहरण, गीतिका आदि छंदों से अपनी कविता कामनी का मधुरम श्रृंगार किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उर्दू के गज़ल आदि छंदों को भी प्रयोग किया है। इस प्रकार हम देखें तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि गुप्त जी के काव्य में भावों का विस्तार भी है और गहनता भी। साथ ही साथ उनकी कलागत विशेषताएं भी उनके महान कवि होने का परिचय देती हैं। तो ये गुप्त जी की काव्यगत विशेषताएं। विद्यार्थियों, कल हम इसी क्रम में आगे गुप्त जी के विषय में ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।